Hello, I am SK Jha and you are watching SK Jha classes। देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका पेपर जो है इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में, ठीक है। तो जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेना हमारा ज़रूरी है। उससे पहले मैं अपना बात कर लूँ कि मेरा नाम एसके झा हो गया है और लगभग मैं करीब पिछले 30 सालों से ये कॉमर्स का आपका +2 लेवल में प्लस बीकॉम बीबीए एमबीए का बच्चों को हम इसका गाइड करते आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारी क्लास है इसमें आप देखेंगे क्या कि इसमें टोटल आपका जितने भी तरह का आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक का जितने भी आपके फीचर्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो सारे आपका उसके सारे डाउट का क्लियरेंस, उस सारी चीज़ का डिफिनेशन ऑल विल बी प्रोवाइडेड इन दिस क्लास। ओके, तो देखो आप लोग जानते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स, बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स का नाम सुन के ही डर लगता है, ठीक है। लेकिन इसी में से आप लोग में से बहुत बच्चे हैं तो जिनको क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से डरने की कोई बात नहीं है और इकोनॉमिक्स जो है इट इज वन ऑफ द हाई स्कोरिंग पेपर। जैसे आपका अकाउंट्स में जो है वो आपका हाई स्कोर आप कर सकते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में यू मे एबल टू आपको गॉट 100 आउट ऑफ 100, यही दो ही पेपर हैं आपके कॉमर्स में जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू आपको गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है उसका आपका हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो आज के जो क्लास है तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन ओवरलुक टू इकोनॉमिक्स आपका करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर आएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बात करना, क्योंकि आज ये हम लोग का पहला क्लास है तो इसमें हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानना और उसका स्ट्रेटेजी बनाना हमारा बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखो, जो 12 क्लास का इकोनॉमिक्स है वो आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक जो है वो आपका क्या कहलाता है जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो है वो आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ये सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है। किसी किसी आपको बोर्ड में जो है पर्टिकुलरली स्टेट बोर्ड में और आपको क्या होता है आईसीएसई वगैरह में भी, तो उसमें आपको दो चीजें पढ़ाई होती है 12 लेवल पर, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिन बच्चों का आपका 12 स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो हमारे 11 क्लास का क्लासेस को अटेंड करें और वहाँ पर आपको वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस क्लास में इस सीरीज में हम लोग ये जो हमारी क्लास की सीरीज चलने वाली है इसमें हम लोग मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास हमारी 11 क्लास के सीरीज में चलेगी और उसमें जो जिन बच्चों का आपका 12 स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो उस क्लास को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में क्या हो गया है कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को 2018 तक आपका 12 क्लास में सीबीएसई में भी वो माइक्रो और मैक्रो दोनों था, लेकिन 2018 के बाद क्या किया कि ये आपका कुछ सिलेबस को चेंज किया गया और आपका 11 क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये आपका 11 क्लास में पढ़े हैं और आपको 12 में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। तो देखो इसका जो मार्किंग सिस्टम है ये दोनों 50-50% का वेटेज है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको कितना ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इंडियन इकोनॉमी में भी कितने रहेंगे आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका 80 मार्क्स और बाकी का जो है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये आपको प्रोजेक्ट वर्क में
इसमें भी जो है कि पहले आपका इसका रिटेन होता था, प्रोजेक्ट फाइल आपको जमा करना पड़ता था, फिर रिटेन होता था, फिर आपका वाइवा होता था। तो अभी जो नया आपका सिलेबस आया है उसमें आपको रिटेन टेस्ट को हटा दिया गया। जस्ट आपको प्रोजेक्ट फाइल, आपको इसमें से इसको भी 20 नंबर को जो है वो आपको प्रोजेक्ट फाइल में आपको 12 नंबर, ठीक है, और वाइवा में आपका 8 नंबर, ये दोनों मिला के आपको 20 मार्क्स के आपका पूरा फाइल आपको बन जा रहा है ये प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको 20 नंबर और मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 और इंडियन इकोनॉमिक्स का 40, दोनों मिला के आपका 80 नंबर का, ठीक है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाकर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसका क्लास हम लोग करेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं है कि इसमें से आपको 80 में से 80 नंबर आपको नहीं मिले। हाँ, थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप लोग थोड़ा ज़्यादा आपको ऐसे सारे दोनों में आपको कंसिडर करना है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो उसमें जैसे आपको नेशनल इनकम वगैरह आपका कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो इट इज आपको नॉट डिफिकल्ट टू गॉट 80 आउट ऑफ 80 और 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा आपका एक आपका ओवरलुक ऑफ आवर सिलेबस। अब देखिए कि कोई भी चीज का आपको पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, उसकी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्कूल ट्यूशन या सॉरी, तो स्कूल ट्यूशन के अलावा भी हमारे पास बुक्स का होना बहुत ही जरूरी है, टेक्स्ट बुक का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वैसे आपके पास आपके स्कूल में जिस ऑथर के बुक्स आपका रिकमेंडेड किया जाता है, किए गए हैं, वो कोई भी बुक आपके पास हो, ऑल बुक्स आर गुड, ठीक है। ऐसे हम जो यहाँ पर आपका फॉलो करते हैं, ये आपका संदीप गर्ग की किताब है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन का संदीप गर्ग का बुक हम यहाँ पर आपका फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका, तो देखो, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरऑल लुक हुआ कि भाई हमको क्या पढ़ना है और किस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमको आपका मैक्सिमम मार्क्स इसमें से हमको मिल जाए। तो देखिए, आपका सीधे सिलेबस शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपका जो 11 क्लास में आप इकोनॉमिक्स के बारे में तो 9-10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आपका लेंगे, 10 मिनट का टाइम देंगे, जिसमें आपको एक ओवरऑल, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपका 11 क्लास उतना क्लियर नहीं हो पाया होगा, या आपको क्या कहते हैं उनको वो याद नहीं रहा होगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा याद करने का कोशिश करेंगे या क्लैरिफाई करने का कोशिश करेंगे ताकि आगे हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो होता है इसका डिफिनेशन जो होता है हमारा, आप लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट यहाँ पर एक रिवीजन के लिए, एक आपको बर्ड्स आई व्यू देने के लिए हम इसका डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आगे का प्रोसेस जो है वो मेरा इजी से इजी हो जाए। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि इट इज अ सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, स्टडी about how a person earn his or her livelihood by using efficiently and effectively the scarce resources, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो इकोनॉमिक्स का मतलब जो होता है, ये आपका वो सोशल साइंस,
सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इसमें समाज का स्टडी किया जाता है कि एक जो आदमी है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो अपने आपका जीवन यापन के संसाधन कैसे जुटाता है। जीवन यापन के संसाधन का मतलब क्या होता है कि आपका हम लोग जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए, जो भी हमको जरूरत की चीजें हैं, तो उसका हम लोग आपको क्या होता है कि हम लोग कैसे उसका व्यवस्था करते हैं। तो आप लोग एसएसटी हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इन द एंशिएंट टाइम द मैन आर हंटर गैदरर, ठीक है, तो वो तो द डेज आर गॉन, ठीक है, उस समय लोग जंगल झाड़ में रहते थे, शिकार करते थे और अपना काम चले जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ नीड्स, ठीक है, और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, और उस रिसोर्सेज की आवश्यकता जो हम लोग पूर्ति करते हैं उसी के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। तो वो जो हमारा यहाँ पर जो चीज और आता है, बाय यूजिंग इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली द स्कार्स रिसोर्सेज। तो देखो जो हमारे संसाधन है वो आपका लिमिटेड क्वांटिटी में है, कोई भी संसाधन आपका, आपको रिसोर्सेज के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो आपका है कि किसी भी तरह का जो संसाधन है, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, वो आपको अनलिमिटेड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसको हमको इस तरह से यूज करना चाहिए कि ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिले, ठीक है। जैसे आप लोग का अभी मेन काम क्या है, तो पढ़ाई करना, तो वो जो पढ़ाई के लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम कितना है हमारे पास, तो 24 आवर। अब 24 आवर में हमको बहुत सारे काम निपटाना है, इसमें हमारा पढ़ाई भी करना है, तो इसका हम किस तरह से यूज करें ताकि हमारी पढ़ाई के लिए हम मैक्सिमम टाइम आपका निकाल पाए, ठीक है। ये यही कहलाता है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि ये क्या बोलता है कि इट इज द स्टडीज अबाउट हाउ अ पर्सन अर्न देयर लाइवलीहुड। जीवन यापन के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए आपको जो चाहिए उसकी व्यवस्था हम कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए भाई कोई भी चीज, जैसे जिंदा रहने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो आपका भोजन चाहिए, ठीक है। तो भोजन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ता है, पैसे के लिए हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है, यही इसी का स्टडी करना, कौन कितना काम करता है, कौन कितना अर्न करता है, यही हमारी क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, हमको जिंदा रहने के लिए हमको क्या काम करना पड़ता है, काम को जो होता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। काम को क्या बोला गया है यहाँ पर, आपका एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है, आप भी करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना भी काम है, सुबह उठ के आपको स्कूल कॉलेज के लिए तैयार होना पड़ता है, जाना पड़ता है, आप लोग खेलते हैं, ये सारी चीजें आपका क्या होता है, ये आपका एक्टिविटी में ही आता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है इस एक्टिविटी को आपको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया कि जिससे जो वो काम जिसको करने पर वी अर्न मनी, वी अर्न रिसोर्सेस, ठीक है, जिसको करने से क्या होता है कि हमको आमदनी होती है, हमारा आपको पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। जो आपका कोई भी चीज, एक दुकानदार दुकान चलाता है, एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता है, ठीक है, कोई भी एक गुपचुप वाला, ठेला खोमचा वाला, या आपका एक मैनेजर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, व्हाटएवर जो भी हैं, जो काम करते हैं जिनसे उनको आपको दे आर एबल टू अर्न मनी, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्लियर। दूसरे तरह का भी जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो बहुत सारा काम हम आपका क्या करते हैं कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा भी बहुत सारा काम हम लोग करते हैं जिसमें हमको कोई पैसा नहीं मिलता है,
जैसे मैं अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हेयर आई गॉट द फी, आई गॉट द मनी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन यही काम हम शाम को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या है, काम मेरा बराबर है। यहाँ मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और शाम को मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरा क्लास हो रहा है, ये मेरा इट कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कि ये इसलिए आपको कि क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसा मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहां पर मुझे कोई फी, कोई पैसा नहीं मिलता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि हमको कुकिंग का शौक है, ठीक है, जब भी हमको फुर्सत मिलता है तो मैं थोड़ा खाना वगैरह बनाता हूँ। तो वो क्या होता है, खाना तो हम घर में बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं या अपने अपनों के लिए बनाते हैं, तो वो जो हमारा काम है उसके बदले तो हमको कुछ नहीं मिलता है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही काम अगर हम प्रोफेशनली करें, एज ए कुक, एज ए शेफ, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से आई गॉट मनी, ठीक है, आई अर्न मनी। समझ में आ गया। तो एक ही काम आपको क्या होता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, और कभी वो हमारा आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। समझ में आ गया। तो ये हमारा दो तरह के एक्टिविटी होते हैं। हम लोग यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे इकोनॉमिक्स में आपको, वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह का कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जान गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है। अब आपको आता है क्या, व्हाट इज इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी क्या है, ये तो इकोनॉमिक्स तो आ गया। यहाँ से हम लोग अपना जो नीड को पूरा करने के लिए जो व्हाटएवर द एक्टिविटी वी डू, दीज आर कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ कि ये इकोनॉमी क्या होता है, जैसे अभी आपको हमने बताया कि भाई हमको जो नेक्स्ट पेपर है वो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो देखो, अभी हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में बात किया कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमी है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इट इज द सम टोटल, सम टोटल ऑफ all the economic activities, economic activities, activities at a particular time, at a particular time, ठीक है, in a particular place, particular place, ये प्लेस कुछ भी हो सकता है, कंट्री वगैरह सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, कि देखो अब आपका ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जितने भी होता है, मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आपका चाय दुकान, राशन दुकान वगैरह चलाते हैं, तो यहाँ से जो उनको अर्निंग होता है इसका सारा का हम लोग टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी एक खास समय का, मान लीजिए 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का आपका टोटल अर्निंग, अब जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, फैक्ट्री है, आपको क्या कहते हैं, शॉप है, मॉल है, आपका ट्रांसपोर्टिंग है, बैंक है, इंश्योरेंस है, सारे चीजों का इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप जोड़ लीजिए, वही हमारा इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू देता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू देता है। इन अदर वर्ड्स आपको इट इज ए सिस्टम, आप इसको बोल सकते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स जो है, इट इज अ सिस्टम, सिस्टम which provide
a means a means to earn livelihood, ठीक है, आपका मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड। आपको देखो मतलब ये जीवन या इकोनॉमी एक ऐसा चीज है कि आपका वो संस्था है, वो आपका व्यवस्था है जिसमें लोग अपने जीवन यापन के संसाधन जुटाते हैं। तो जितने भी तरह का आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर है वो सारे आपका क्या इकोनॉमी में आते हैं। जैसे आपका ऑफिसेस हो गया, आपका बैंक हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ये इकोनॉमी के अंडर में आते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसमें तो इकोनॉमी में क्या होता है कि आपको सारे चीजों की जितनी भी आपका एक मान लीजिए कि इंडिया का बात कर रहे हैं तो एक साल का आपका मान लीजिए 23-24 का, ठीक है, 2023-24 में का एक साल का, पिछले साल 2023 का अप्रैल से लेके इस साल 2024 के मार्च तक का, तो इसके अंदर में जितना भी आपका प्रोडक्शन आउटपुट निकला, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज का, उसको जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये हमारा इकोनॉमी का वैल्यू होता है, जिसको आपका शॉर्ट में जीडीपी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं क्या, ये आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी एंड सो ऑन, चाइनीज इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपका हमारा इसी के अंडर में आता है। देखिए जैसे अभी हम लोग जानते हैं क्या कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे किसी भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था अमेरिकन इकोनॉमी कहलाता है, चाइना की अर्थव्यवस्था चाइनीज इकोनॉमी कहलाता है। तो जितने भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे अधिक तेजी से ग्रो करने वाला जो है वो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, जो लगभग आपको 7.5-8% का एनुअल रेट से इसका आपका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। आप लोग पेपर ऊपर में या जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी आपको बात में आपका उनका भाषण वगैरह में आप सुनते होंगे कि वी बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि हम लोग दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ठीक है, लीव बिहाइंड इवन द इंग्लैंड, इंग्लैंड को भी पीछे छोड़कर आपका हम लोग 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया है। हमारे आगे में सिर्फ आपको क्या है, 4 ही देश हैं जो हमारे ऊपर हैं। सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो आपको क्या है, वो अमेरिका की है, अमेरिकन इकोनॉमी, इट इज मोर देन 26 ट्रिलियन डॉलर का है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में जो आ जाता है वो आपका चाइनीज इकोनॉमी है, जो कि लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर का आपका उसका आपका वैल्यू है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो जापान का हो जाता है, वो लगभग 8.5-9 ट्रिलियन डॉलर की उसका व्यवस्था है। चौथे नंबर की जो आपका इकोनॉमी है वो आपका जर्मन का है, ठीक है, ये भी लगभग आपको 6 के आसपास का हो जाता है। और आपको करीब 5 या 5.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आपका जर्मनी का इकोनॉमी है। और 5वें नंबर पर हम आ जाते हैं और हमारी इकोनॉमी जो है ये आज का डेट में जो है वो लगभग आपको 3.5 और 3.6 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। समझ में आ गया। चलिए तो देखो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आपका लैंग्वेज है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तो उससे ज़्यादा कोई खास फर्क हमारा नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ठीक है आप इंग्लैंड से आगे आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इंग्लैंड से ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था आपका अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन डॉलर का है और हमारा कितना हो गया, 3.5 या 6 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। तो इसका मतलब उससे हम ज़्यादा रिच हो गए क्या, नहीं सर, ठीक है। वो आपका डेवलप्ड कंट्री है और हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आता है।
यहाँ पर आपका ये जो जीडीपी का वैल्यू है ये आपका डजेंट मैटर, उतना हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसमें इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा इसमें से, या आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको जानते भी होंगे कि हमारा जो हम पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक्चुअल में एक आदमी जो आपका कमाता है उसमें हम 132 पोजीशन में हमारा देश है, मतलब हमसे ऊपर कमाने वाले 131 देश हैं सर। ठीक है, तो सोचिए हमारी वो व्यवस्था कहाँ है। ये आपका वो पोजीशन होता है जिसमें एक्चुअल में एक आदमी को एवरेज में कितना पैसा मिलता है, इसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो भले हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको क्या है कि इसमें हमारा पर कैपिटा इनकम में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। चलिए वो डिस्कशन का अलग मैटर है। ठीक है, अब लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ये इकोनॉमी क्या होता है और हमारा इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें 11 क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिस्कशन हम जस्ट एक आज का बोले कि आज हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है और आज हम लोग सिर्फ एक ओवरऑल लुक देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा बैक में ले जा रहे हैं ताकि आपकी सारी बातें जो हैं आपको आप फिर से रिकॉग्नाइज कर पाओ और आपको याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो आ जाती है कि अब आता है इकोनॉमिक्स में, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताइए। ठीक है, तो आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो आप बहुत सारे इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में आप लोग 11 क्लास में भी पढ़े हैं या उससे प्रियर भी आपने पढ़े हैं, अभी भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जस्ट लाइक आपका एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको मार्शल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, काइंस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दे आर द इकोनॉमिक गुरुज। ठीक है, ये बड़े बड़े आपका विद्वान हुए इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक थ्योरी का इन्वेंशन किया और उन्होंने उसको समाज में बताया। ठीक है, तो आपका जितने भी सारे बुक्स हैं या आपका जो थ्योरीज हैं या इंटरनेशनल लॉ है उनके अनुसार द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको बोला जाता है? एडम स्मिथ। किनको जी? एडम स्मिथ को। लेकिन क्या वास्तव में ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं? ठीक है, तो बोलिएगा सर अगर नहीं है तो इनको सारे बुक सारे आपका जो संस्थाएं हैं हाउ दे मेंशन द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एज एडम स्मिथ। तो देखिए ये कहावत है ना हम लोग का कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब आप देखो कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज नॉट इन्वेंटेड इन फॉरेन या वेस्टर्न कंट्री। द इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को आपको हिंदी में क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र। इसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान, ये धन का विज्ञान है। ठीक है, साइंस ऑफ मनी। तो देखिए एक्चुअल में जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप हम पूछेंगे तो वो हमारा चाणक्य चौक गए क्या? ठीक है, इसमें आप में से बहुत आपका बच्चों को सुने होंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य या उसको पॉपुलरली नोन एज कौटिल्य। ठीक है, वो आपका क्या थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के एक राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध प्रदेश है वो बिहार के पटना वगैरह का जो एरिया होता है वो मगध एरिया, वहाँ के राजा वो आपका थे। तो उन्हीं के दरबार में मंत्री थे आपका चाणक्य। ठीक है, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही इंटेलिजेंट और आपका विद्वान व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक किताब आपका, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, रिमेंबर ऑल दी थिंग्स, न कोई टीचर आपको बताने वाले हैं न किसी बुक में आप पाएंगे। तो उन्होंने एक किताब लिखा। ठीक है, आज से करीब आपको 500-700 साल पहले, जब आपका एडम स्मिथ इस दुनिया में नहीं थे। तो आपको क्या था, उन्होंने एक किताब लिखा, चाणक्य इज ऑल्सो पॉपुलर बाय इट्स नीति, एक आपको चाणक्य नीति। ठीक है,
उसकी एक स्पेशल बुक आती है और बहुत पॉपुलर है। आपको आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका कोई भी चीज काम निकालने के लिए आपका चाणक्य ने 4 नीतियों की घोषणा की। क्या क्या? आपको साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो साम मतलब होता है पैसा, पैसा देके काम निकालो। ठीक है, साम मतलब होता है दाम मतलब होता है पैसा, उसका दाम दे दीजिए, वो आपका चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, साम मतलब उसको समझा के, बुला के, ठीक है, नहीं तो उसको दंड दे के, डरा के, ठीक है, तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो वो यू विल बी पनिश। और वो भी नहीं होता है तो भेद, भेद का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल, उसमें फिक्सन पैदा कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा कि आपका रास्ता निकल जाएगा। चलिए वो अलग मैटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कम टू द आवर पॉइंट इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो है कि हमारे चाणक्य, इसको आपको क्या बोला जाता है? कौटिल्य भी बोलते हैं। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी, ही रोट अ बुक, जिसका नाम था, तो उस जमाने में आपका स्क्रिप्ट क्या था? वो था आपका संस्कृत। संस्कृत में वो बुक्स आपके लिखे जाते थे। तो चाणक्य ने एक किताब लिखा, द अर्थशास्त्रम, शास्त्रम, ठीक है, इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन दिस बुक ही मेंशन दैट हाउ टू रूल अ स्टेट, किसी राज्य में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, और उसी के बारे में सारा, उसका नाम दिया अर्थशास्त्रम। तो आप बताओ इकोनॉमिक्स के फादर कौन हुए? चाणक्य की एडम स्मिथ। तो हम पहले बताए ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको ये क्या है कि ये तो हमारे हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, इनके बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, और ये चूंकि आपके फॉरेनर हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री के हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, काइंस हो गया, मार्शल हो गया, एडम स्मिथ हो गया। लेकिन जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया, जिन्होंने जो जिसका हमको प्राउड फील होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अननोन में रह जाते हैं। तो द इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र इज नॉट इन्वेंटेड बाय एडम स्मिथ, बट द थ्योरी was first given by the चाणक्य। ठीक है, इन हिज बुक अर्थशास्त्रम, उनकी जो किताब थी उसमें उन्होंने पहला आपका मेंशन किया। समझ में आ गया? क्लियर? चलो सर, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक थ्योरीज हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक यहाँ पर आता है कि सर ये हम लोग क्यों इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े? ठीक है, देखिए रिमेंबर वन थिंग, अभी भी मैं आपका सिलेबस में नहीं आया हूँ। ठीक है, ये सारे आपके जो हैं कि इसका आपका ये आपको समझने के लिए, ताकि आगे जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो जो इकोनॉमिक्स है, व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन एक राइज होता है, व्हाई इकोनॉमिक्स, हम लोग इसको क्यों पढ़े? ठीक है, देखो और एक चीज कि यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ आज ही नहीं, आगे की जितने भी हमारी क्लासेस होगी, यहाँ जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो मेरा चैलेंज है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं अपना 30 साल से ज्यादा, मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो आप जैसे जैसे क्लास अटेंड करोगे तो यू फील ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सारी बातों का आपको महसूस आपको होते चला जाएगा। ठीक है, चलो ओके लेट्स। तो व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स? ठीक है, यहाँ पर एक बात आता है क्या कि यहाँ पर एक आपका वर्ड है स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है। ठीक है, ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इनकी रिसोर्सेज की कमी के कारण इकोनॉमिक्स की स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही इसका एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव यूज को बताता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका हम लोग क्या इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। जैसे आपके पास मान लीजिए, मैंने पहले ही आपको एक एग्जांपल दिए थे कि आपके पास टाइम, तो टाइम जो है हमारे पास वो लिमिटेड है, 24 आवर का मेरे पास टाइम है।
अब 24 आवर का जो टाइम है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसी में हमको सारे काम करना पड़ता है, लेकिन इसी में से हमको मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी के लिए देना है। तो हाउ इट शुड बी गिवन, देयर आर सो मेनी वर्क, आपको बहुत कुछ है, आपको स्कूल जाना है, नहाना है, फोन से बात भी करना है, दोस्तों के साथ भी मिलना है, खेलने भी जाना है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको क्या प्रायोरिटी आप देते हैं। तो ये जो प्रायोरिटाइजेशन है, ठीक है, यही हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। देखो, कुछ हमारे पास कॉमन रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, और इन रिसोर्सेस की आवश्यकता जो होती है, ये सबको होती है। तो दीज रिसोर्सेस, सबसे पहले क्या होता है, दिस इज द मनी। भाई कोई भी चीज करने के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। इस क्लास को अटेंड करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आप हमको फीस नहीं देते हैं, बट यू शुड हैव एन फोन, स्मार्टफोन या लैपटॉप, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका चाहे चाय दुकान, पान दुकान से लेकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टू अरेंज द कैपिटल। आपको अकाउंट्स में आप लोग पढ़े हैं, तो ये कैपिटल मतलब मनी हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आ जाता है, वो क्या होता है भाई, ये मैन। मैन का मतलब होता है कि आदमी। तो बोलेगे सर आदमी की क्या कमी है, हमारे देश में तो लगभग आपको 140 करोड़ पर्सन, ठीक है, जहां देखो भीड़ भीड़, ठीक है। आज आपका क्या कहते हैं, 1000-2000 का वैकेंसी निकलता है, तो वहाँ लाखों के संख्या में आपका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ड्यू टू द ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ये आपका कैंडिडेट की इतनी बड़ी हमारी संख्या है, तो इसकी कमी कहाँ से आ गया। तो देखो, यहाँ पर जो मैन का मतलब होता है क्या, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, ठीक है, काबिल लोग, ठीक है। देखो, एक यहाँ कहावत क्या है कि आप सुने होंगे कि आपके अगल बगल पड़ोस में या इवन आपके फैमिली या रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे आपके भैया दीदी लोग हैं जो बोल आपका मिल जाएंगे कि भाई हमको जॉब नहीं मिल रहा है, इतना कोशिश कर रहे हैं जॉब नहीं मिल रहा है। आज का डेट में भी कम आपकी जॉब की कमी है, ठीक है। कंपनियां बोलती हैं कि हमको आदमी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है भाई, कंपनी को आदमी चाहिए, उनको आदमी नहीं मिल रहा है, और हम लोग क्या खोज रहे हैं, नौकरी चाहिए, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में कोई झूठ बोल रहा है। नहीं सर, यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रहा है। कंपनी को चाहिए स्किल्ड लेबर, काबिल लोग, ठीक है, और हमें काबिलियत ही नहीं है, तो हमको नौकरी कहाँ से मिलेगी। समझ में आया। तो आज भी हमारे देश में स्किल्ड लेबर की बहुत ही ज्यादा आपका कमी है, जिसके कारण आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, ठीक है, कि डिग्री वगैरह के पीछे नहीं जाना चाहिए, डिग्री से कोई फायदा नहीं होता है, आप स्किलफुल बनो, ठीक है। सॉरी, आप में स्किल्ड होना चाहिए। +2 करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं हो, लेकिन आप जिससे किसी से भी बात करें तो उनको पता चल जाना चाहिए कि भाई हाँ हम इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए उसकी डिस्कशन फिर कभी। अब जो नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं मशीन। यहाँ पर देखो, मशीन का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इसकी भी कमी हमारे देश में, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे आपके घर में जो है मोर देन 50% जो आपके गुड्स हैं, कोई भी सामान, ठीक है, आपका टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से लेकर वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, इसमें से आपका 90% जो है वो आपका मल्टीनेशनल कंपनियों का बना हुआ है, फॉरेन कंपनियों का बना हुआ है। क्यों, इसलिए कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी है, ठीक है। आप जो क्लास कर रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, गूगल की ये कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। आज तक हम लोग अपना इसके जगह पर कोई कंपनी खड़ा नहीं कर पाए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हमारे पास ये टेक्नोलॉजी की कमी होता है, सिर्फ हमको ही नहीं, सबको टेक्नोलॉजी की कमी होती है, ठीक है। तो ये मशीन का हो गया, तो इसकी भी स्कार्सिटी है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का आपको बहुत ज्यादा आपका इसकी कमी है। देखिए,
जैसे पहले आपको जितने भी आजकल तो फैक्ट्रियां लगनी लगभग बंद हो गई है, पहले बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां लगती थी, जैसे मान लीजिए सेल का स्टील प्लांट, आपको बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, ये चार जगह इसके बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं। तो ये ही चार जगह में क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं, बॉम्बे में क्यों नहीं? क्वेश्चन तो यहाँ उठता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर इसके रॉ मटेरियल नहीं पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल इसको क्या चाहिए, आपको आयरन को जलाने के लिए, ब्लास्ट फर्नेस में आपको जलाने के लिए उसको कोयला चाहिए, और लोहा बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन ओर। और ये दोनों चीजें कहाँ पाई जाती है, इस पर्टिकुलर में। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपको वेस्ट बंगाल में। तो ये जहां जहां आपका रॉ मटेरियल है, वहां वहां पर इन पर्टिकुलर चीजों की आपकी क्या होती है कि आपकी फैक्ट्री या उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज आपका यूनिट सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मटेरियल की कमी है, सब जगह ये अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आजकल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है, जो रिचार्जेबल उसमें बैटरी लगता है। ठीक है, अब जो ये लिथियम है, ये सब जगह नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ आपको बहुत ही अल्प मात्रा में आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपको मिला है। ठीक है, इसका मैक्सिमम क्वांटिटी आपका ऑस्ट्रेलिया और चाइना में पाया जाता है। सो दे आर द मार्केट लीडर इन द बैटरी। बैटरी में आज का डेट में वो मार्केट लीडर है। आपका मोबाइल से लेके लैपटॉप या आपका इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपके पास है, तो जितनी भी बैटरियाँ आती है उसका 99% आप फ्रॉम चाइना, ये चाइना से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारे गुड क्वालिटी मटेरियल का भी हमारी क्या है, हमको कमी है। और नेक्स्ट आपका जो हो जाता है, ये हमारा रिसोर्स, ये कहलाता है मार्केट। ये मार्केट की भी हमारी कमी है। ठीक है, बोलेगा सर बाजार की कहाँ कमी है, सब जगह बाजार है। तो नहीं सर, अगर बाजार की कमी नहीं रहती तो आपका अभी जो हमने बात किया कि जो फॉरेन कंपनियां वो आपके यहाँ के क्यों आती, देखिए उसको हमसे आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, दे आर द 100% बिजनेसमैन, दे आर कम हेयर टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, उनको अपना देश में सामान नहीं बिकता है, इसलिए वो हमारे देश में चूंकि इतना बड़ा मार्केट है, हम लोग इतने लोग हैं। ठीक है, आपको अमेरिका में का पॉपुलेशन कितना है, हमारे यूपी से भी कम। ठीक है, आपको 34-35 करोड़ वहाँ का पॉपुलेशन है, यूपी का आपका 36 करोड़ का पॉपुलेशन है। मतलब पूरा अमेरिका जो है एक यूपी के बराबर भी नहीं है। तो सोच लीजिए, अब वहाँ की कंपनियां जो आपका प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्शन जो करती है, तो उसको तो माल बिकना है, तो कहाँ बिकेगा, इंडिया और चाइना में। ठीक है, तो दे लुक अस एज ए बिग मार्केट। समझ में आ गया, तो मार्केट की कमी है। दीज आर द रिसोर्सेज एंड ऑल दीज आर आपको फाउंड इन स्कार्स। ठीक है, इनकी स्कार्सिटी बनी होती है। तो ये देखो, दीज आर पॉपुलरली नोन एज 5M। समझे, देखिए पहला एम मनी, दूसरा एम मैन, तीसरा मशीन, चौथा मटेरियल और पांचवा मार्केट। तो इसकी आपकी कमी है, और इसका आपका यूज इफिशिएंटली यूज करने के लिए ही हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर, समझ में आया, चलो सर। तो अब हम लोग जो होता है, ये हमारा समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्यों जरूरत है, क्यों हमको इसको पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें काम करते हैं, क्या जी, आगे बढ़ने के पहले इसका आपका क्या होता है, देखो कोई भी चीज अब हमको भाई माल बनाना है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा सा उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का प्रोसेस कैसे काम करता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो देयर आर 3 फेजेस या प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। पहला जो क्या होता है आपका प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं कि उसका आपका कोई सामान लोहा लक्कड़ ही बने। जैसे हम यहाँ पर क्लास रहे हैं, ये भी मेरा प्रोडक्शन है। ठीक है, इट इज द आउटपुट ऑफ सर्विसेज, आई प्रोवाइड माई सर्विस टू यू। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन। नेक्स्ट हो गया इसका क्या, कंजम्पशन। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप हमारा सर्विस का अवेल कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग माई सर्विसेज। अब बाजार में ये मान लीजिए मार्कर पेन बना, तो इसका प्रोडक्शन हो गया। अब उसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा
कंजम्पशन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये आपका तीन चीजें जो हैं, दीज आर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी या फेजेज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। पहला क्या होता है, प्रोडक्शन, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका कंजम्पशन होता है, और जो बच गया पैसा आपका वो हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक में जमा नहीं, वो सेविंग कहलाता है। इन्वेस्ट करना, कैपिटल फॉर्मेशन, कोई चीज हम खरीदे, मान लीजिए हमने एक लैपटॉप खरीदा, 4 कुर्सियां खरीदी, दीज आर इन्वेस्टमेंट। कहीं आपका फैक्ट्री खोले, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाए, दीज आर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लियर। चलो सर, तो देखो ये जो अब हमारा आता है क्या कि अब इसमें हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए कि आपको कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए हमको कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है। दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये कौन कौन से फैक्टर होता है आपका, तो आप लोग इस सारे 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, पिछला रिवीजन का। इसके बाद जो कल का क्लास होगा वो आपको हम लोग आपका सिलेबस सर्कुलर फ्लो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको फैक्टर, अब इसके बिना हमारा आगे आपको समझना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के स्टूडेंट हैं, किन्हीं को पता है, किन्हीं को नहीं मालूम है, कोई भूल गए आपका। तो इसलिए एक आपका ओवरऑल लुक देने के लिए हम ये सारी बातें आपको कर रहे हैं, कि जैसे मैं पहले आपको बताया कि इसे आपका कोई भी चीज, कोई भी पेपर क्यों नहीं हो, उसमें अच्छा करने के लिए आपका उसका बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। उसका जब तक आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उसमें से आपको आगे आपका उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं भी आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो, आपका अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इंग्लिश हो, या अदर पेपर्स हैं, सारे पेपर में यही थ्योरी फॉलो करो। फर्स्ट ट्राई टू कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। अगर आपका वो क्लियर हो गया तो आगे सारा आपका क्या बोलते हैं, ये कहावत है ना, हलवा, तो वो सारे आपके हलवा हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या चाहिए, अभी हम लोगों ने रिसोर्सेस की बात की, तो सबसे पहले आपको कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, आपको चाहिए लेबर, लेबर मतलब मैन, ठीक है। काम करने के लिए लेबर चाहिए, सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद मैन, मैन मतलब आपका लेबर हो गया। उसके बाद भाई हम कहाँ काम करेंगे, ठीक है, बॉम्बे, दिल्ली, बोकारो, कहाँ काम करेंगे, चांद में तो जाके काम नहीं कर सकते हैं, मतलब प्लेस, प्लेस का मतलब मार्केट, वहां पर 5M में लास्ट में हम मार्केट लिखे थे, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लैंड, ठीक है, क्लियर। और चौथा जो होता है कि भाई ये सारे चीजें करने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, इसका कोई तो डायरेक्टर होगा, ठीक है, तो उसको कोई भी संस्था होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड इंटरप्राइज, क्लियर। तो ये चार चीजें जो हमारी होती है, दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, दुनिया में कोई भी चीज आपको क्या होता है कि आपका फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है। टू अवेल ऑल दीज थिंग्स वी विल हैव टू पे, हमको इसका सम कॉस्ट आपको देना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या आप इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या कॉस्ट होगा भाई, तो कैपिटल, कहीं से हम कैपिटल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक से हमने कुछ पैसा लिया, ठीक है, अब आपको हायर स्टडी के लिए भाई हमको स्टडी लोन लेना है, तो स्टडी पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आया, तो हम बैंक से लेते हैं, तो बैंक से जो हमारा पैसा लेता है तो बैंक ऐसे ही दे देता है, ठीक है, तो आपको उस लोन के बदले में इट चार्ज इंटरेस्ट, समझ में आया। तो ये जो हमारा कैपिटल हम लिए, लोन जो लिए, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ा,
तो जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो ये कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट। क्लियर, समझ में आया। चलिए, अब जो कोई लेबर आता है, तो लेबर आपके यहाँ मान लीजिए कि इसे आपके स्कूल कॉलेज में जो स्टाफ वगैरह है, या आपका बस से आप जाते हैं तो जो ड्राइवर अंकल हैं या जो गार्ड अंकल हैं, तो वो ऐसे ही काम करते हैं, बदले में उनको सैलरी वेजेज भी दिया जाता है। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ लेबर। तो लेबर को क्या देना पड़ता है, आपका सैलरी या वेजेज। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ लेबर। नाउ कम टू द लैंड। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी कोचिंग क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो भाई ये हम तो कहीं हिमालय में तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एक पूरा सेटअप है, एक रूम, एक आपका हॉल है, तो उसमें आपका ये क्लासेस चलती है। तो आपको बदले में हमको क्या देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो भाई जमीन मकान के लिए क्या देना पड़ता है हमको, रेंट। तो द कॉस्ट ऑफ लैंड और आपका बिल्डिंग इज द रेंट। और जब भाई ये हमारा मान लो कि हम ये सेटअप इतना खड़ा किए, इतना दिमाग लगाते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, तो बदले में हमको क्या चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो जो इंटरप्राइजेज का मालिक हैं उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, व्हाट एवर वी इन्वेस्ट। ठीक है, उससे हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मांगता है, कुछ ना कुछ हमको रिटर्न चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड आपका प्रॉफिट। क्लियर सर। तो ये हमारा दीज आर कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया। चलो, तो इसका एक और नाम देते हैं कि इसको कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम भी बोला जाता है। ये कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया और रिसिपिएंट के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, कि भाई हम ये सारे जो काम कर रहे हैं तो इसके आपके क्या हैं, तो इसके बदले में जो हमको अर्निंग हो रही है तो वो मेरा इनकम है। ठीक है, अब मान लीजिए इस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आई एम वन ऑफ द लेबर स्टाफ यहाँ का। अब यहाँ का स्टाफ हो गया तो बदले में हमको सैलरी वेजेज व्हाटएवर जो मिलता है वो मेरा आपका इनकम हो गया। तो द कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन या आपको फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज द फैक्टर इनकम। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा फैक्टर इनकम भी कहलाता है। इसको आप जरा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर, ओके सर। अब आपको ये सारा हम लोग बात कर लिए कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेस क्या होते हैं, उसका यूज कैसे क्या होता है। अब जो हमारा आता है क्या, कि नेक्स्ट जो हमारा होता है, दिस इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारा कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको 11 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट यहाँ पर हम एक जस्ट आपको याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो, चलिए, समझ में आ रहा है ना। आप अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर आप इफ यू फाउंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन लीव इट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। ठीक है, इसके अलावा भी आपका डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो होता है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को जनरली ये आप 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इकोनॉमिक्स को 2 पार्टों में आपका डिवाइड किया गया है। क्या क्या, कौन कौन सा जी, एक जो हमारा होता है दिस इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब क्या होता है, अरे माइक्रो मतलब होता है जैसे आप लोग 10 क्लास में आपका फिजिक्स लैब में माइक्रोस्कोप आप लोग यूज किए होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, माइक्रो वो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाई देता है। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, क्या होता है,
छोटा। तो यहाँ पर माइक्रो जो होता है वो आपका छोटे के रूप में इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। छोटा मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल फैक्ट्री, इसके बारे में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसका जो मेन आपका कंटेंट होता है, एलिमेंट जो होता है, वो आपका इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, ये सारे आप 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। अब आ जाओ हमारा मैक्रो में। तो मैक्रो का जो मतलब होता है, मैक्रो मतलब बृहद, बड़ा, ठीक है, इसको आपका हिंदी में बोलते हैं बृहद, बड़ा। इट इज अ होल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे जीडीपी, नेशनल इनकम, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, किसी एक पर्टिकुलर रीजन का। तो वो हमारा यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी एक संस्था का लेते हैं और यहाँ पर पूरे देश का लेते हैं, वही हमारा मैक्रो होता है। और इसमें जो होता है, इसका जो मेन आपका एलिमेंट होता है, इट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल, पूरा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हम ये अब पार्ट आप भूल जाइए, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो इनको अभी पढ़ना है, मान लीजिए कि जो जिनके बोर्ड में आपका 12th क्लास में भी माइक्रो का है, तो हमारे 11 क्लास का क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है। तो वहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपका क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्यों हम यहाँ इतना सारे बातें किए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये सारी चीजों के बारे में बात करना पड़ा, और ताकि आपको सारी चीजें एक बार जो है वो रिकॉल हो जाए और आगे का हमारा काम जो है बहुत ही इजीली और स्मूथली चलते चले जाए, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो भाई, फॉर अटेंडिंग द क्लास, आपको वेरी वेरी थैंक्स, ठीक है, एंड वी विल बी मीट ऑन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। ओके।